हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज हम जो लास्ट वीडियो में टॉपिक हमने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ मनी, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी मुद्रा के प्राथमिक कार्यों के बारे में, यानी कि प्राइमरी फंक्शंस के बारे में हमने बात की थी मुद्रा के। और मुद्रा के जो प्रारंभिक कार्य हैं या मुख्य कार्य हैं वो कार्य हैं जिनके लिए मुद्रा की खोज की गई थी, यानी कि विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। इसके अतिरिक्त भी मुद्रा और बहुत से कार्य करती है, जिन्हें मुद्रा के सहायक कार्य कहा जाता है या द्वितीय कार्य कहा जाता है या मुद्रा के आकस्मिक कार्य कहा जाता है। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो इन्हीं के ऊपर आधारित है। हम सबसे पहले बात करेंगे मुद्रा के द्वितीय कार्यों के बारे में, यानी सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, जिनमें सबसे पहले आता है मूल्य का संचय। तो मुद्रा जो है वो मूल्य को संचय करने का काम करती है। मूल्य का मतलब क्या है, आप इसे साधारण शब्दों में कह सकते हैं धन। यानी कि मूल्य क्या है, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक वर्थ रखती है, यानी जिसका कोई मूल्य है, जिसका आप प्रयोग कर सकते हो अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और क्योंकि मूल्य का मापन हमने प्रारंभिक कार्यों में बात की, मूल्य का मापन धन जो है वो मुद्रा के रूप में किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब मुद्रा है तो मुद्रा के रूप में धन को क्या किया जा सकता है, संचय किया जा सकता है। हमें सभी को पता है कि जो भविष्य है वो अनिश्चित है, उसमें अचानक से हमारे सामने कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ऐसी कठिनाइयां आ सकती हैं, जिनका सामना करने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बचत ज़रूर करता है, कुछ ना कुछ संचय ज़रूर करता है। और वो ये संचय किस रूप में करता है, वो संचय करता है मुद्रा के रूप में। ठीक है, जैसे हम एक लाइव एग्जांपल कह सकते हैं इस समय में रिसेंटली जो हमारे सामने, कि किसी को नहीं पता था कि अचानक से इस तरह से कोरोना जैसी कोई महामारी आ जाएगी और अचानक से लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ जाएगा, या इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि वो खाने पीने की चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें भी लेने नहीं जा पाएंगे बाज़ारों के अंदर। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या किया, फिर क्या चीज़ें काम आई हमारे, वो थी मुद्रा, जो कि हमने संचय की। जब रोज़गार नहीं रहा लोगों के पास, तो जो बचतें उन्होंने मुद्रा के रूप में की हुई थी उसका उन्होंने प्रयोग किया। तो जब मुद्रा नहीं थी तो ये जो मूल्य का संचय कर पाना था ये संभव नहीं था, क्योंकि लोगों के पास चीज़ें क्या होती थी कि वस्तुएं ही होती थी, वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का ही लेन देन होता था। और उनको संचित नहीं किया जा सकता कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने आलू का उत्पादन किया है कि ठीक है चलो वर्तमान में तो उसे जो चीज़ें चाहिए वो आलू दे करके बदले में कुछ प्राप्त कर सकता है, कि उसने कपड़ा ख़रीद लिया या उसने गेहूँ ख़रीद लिया या उसने कोई और चीज़ ख़रीद ली। ठीक है, लेकिन अगर उसे बचा के रखना हो ताकि भविष्य में उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसका इस्तेमाल करेगा, तो वो आलू के रूप में कैसे बचाएगा, और बचाएगा तो कुछ समय के बाद ख़राब हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, मूल्य में कमी आ जाएगी। अगर वो उसमें संचित करने की कोशिश भी करता था तो मूल्य में कमी आ जाती थी। तो ये समस्या का जो समाधान है वो किससे हुआ, मुद्रा से। तो इसलिए मुद्रा का एक सहायक कार्य क्या हो जाता है, मूल्य का संचय, यानी मुद्रा के रूप में धन को संचय किया जा सकता है, मूल्य को संचय किया जा सकता है। दूसरा जो कार्य है सहायक, वो है मूल्य का स्थानांतरण। मूल्य के स्थानांतरण से मतलब क्या है कि जो मूल्य है, यानी कि जो वर्थ है, जो वैल्यू रखती है, कोई भी चीज़ जो वैल्यू रखती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी मुद्रा के द्वारा संभव हुआ है। क्योंकि जब मुद्रा नहीं थी तो अगर एक व्यक्ति को मान लीजिए किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वहाँ पर जो उसकी वस्तुएं हैं उनको उसे पहले बेच करके और उसके बदले में भी वस्तुएं मिलेंगी, फिर वो जा करके वहाँ पर उन वस्तुओं को दे करके फिर उनके बदले में दोबारा अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीदेगा। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, कर पाना मुश्किल था, और अगर करने की कोशिश भी की जाए तो उसमें कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मुद्रा के होने से क्या हो गया कि मूल्य का जो स्थानांतरण है वो संभव हुआ। तो ये वो कार्य हैं जो मुद्रा एक सहायक के रूप में, मतलब कि मुद्रा है तो ये चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं कि एक व्यक्ति ने कहीं पर कोई चीज़ जो है उसके पास थी, उसको वहाँ से कहीं और जाना है, तो उसने वो चीज़ें बेची, बदले में उसको मुद्रा मिली,
और उस मुद्रा को ले जा कर के उसने जहाँ वो दूसरी जगह पर गया वहाँ पर जा कर के फिर से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद ली। तो ये बहुत ईज़ी हो गया, काफ़ी आसान, काफ़ी सरल हो गई ये जो प्रक्रिया है। तो इस तरह से मुद्रा ने जो मूल्य का स्थानांतरण है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना, मूल्य को जो भी वर्थ है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना क्या कर दिया, आसान कर दिया, सरल कर दिया, संभव कर दिया। तीसरा जो फंक्शन है मुद्रा का सहायक यानी द्वितीयक कार्यों के रूप में, वो है स्थगित भुगतानों का मानक। स्थगित भुगतानों से पहले हमें ये समझना होगा कि स्थगित भुगतान होते क्या हैं। स्थगित भुगतान वो भुगतान होते हैं जिन्हें हम भविष्य में एक निश्चित समय पर भुगतान करने के लिए क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं या निश्चित कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई हम 1 वर्ष के बाद आपको 1000 रुपये देंगे, ठीक है। एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कुछ उधार लिया, मान लीजिए उसने ए व्यक्ति ने बी से 1000 रुपये उधार लिए और उसने कहा कि मैं आपके ये जो 1000 रुपये हैं वो 1 वर्ष के बाद दे दूंगा। तो ये होते हैं स्थगित भुगतान। अब ये जो इस तरह के भुगतान हैं ये मुद्रा द्वारा ही संभव हो पाए हैं, क्योंकि मुद्रा में जब ऋण देना और लेना होता है तो उसके साथ क्या जोड़ दिया जाता है, ब्याज जोड़ दिया जाता है। कि जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ऋण दिया तो अब जब बी ने ए को ऋण दे दिया, उसने वो राज़ी हो गया कि ठीक है आपको मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ और ये 1000 रुपये आप मुझे 1 वर्ष के बाद दोगे। लेकिन अब उस 1 वर्ष के लिए उसे क्या करना पड़ा है, उन 1000 रुपयों के लिए, वो उन 1000 रुपयों के लिए क्या कर रहा है, पहली बात तो उसने त्याग किया, क्योंकि उसने बचत की। बचत कैसे करेगा कोई व्यक्ति, जब वो अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को कुछ कम करता है, कुछ त्याग करता है, तभी वो बचत कर पाता है। वरना खर्च करने को तो चाहे जितना मर्जी खर्च कर दें एकदम से, तो वो त्याग करता है। फिर वो उसने उसको पैसा दिया, उतने समय के लिए उसके पास वो पैसा नहीं था, उसे हो सकता है कोई ज़रूरत भी आई हो जिसको वो पूरा ना कर पाया हो, यानी उसे असुविधा का सामना भी करना पड़ा। फिर वो 1 वर्ष के लिए उसका इंतज़ार भी करेगा। तो ये सारी परेशानियां कोई व्यक्ति क्यों उठाने को तैयार होगा। एक व्यक्ति दूसरे को कुछ पैसा उधार दे रहा है, एक निश्चित अवधि के लिए दे रहा है, उन सब उतने समय में जिन परेशानियों का उसे सामना करना पड़ा, उसे त्याग करना पड़ा, उसे इंतज़ार करना पड़ा, उसे असुविधा हुई, ये सब वो क्यों करेगा। उसके पीछे उसका क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो इंसेंटिव उसके लिए होना चाहिए। कोई ना कोई तो ऐसी प्रेरित करने वाली चीज़ होनी चाहिए जिसके लिए कि वो तैयार हो जाए, और वो चीज़ क्या है, ब्याज। इसीलिए स्थगित भुगतानों पर क्या किया जाता है, ब्याज दिया जाता है। जब कोई किसी को ऋण देता है तो बदले में उसको उस राशि के ऊपर कुछ अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो ये जो सुविधा है ये मुद्रा में ही संभव हो पाई है। तो इसलिए जो मुद्रा है वो स्थगित भुगतानों का मानक है, क्योंकि उसमें ब्याज को जोड़ करके उन स्थगित भुगतानों को पूरा किया जा सकता है। यानी कि ब्याज यहाँ पर क्या करता है, एक इंसेंटिव का काम करता है, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति स्थगित भुगतानों के लिए तैयार हो जाता है, वो रेडी हो जाता है कि हाँ ठीक है कि मैं आपको ये 1 वर्ष के लिए ऋण दे दूंगा और बदले में मुझे उस राशि के ऊपर कुछ ना कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाएगी, ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए मुद्रा ने क्या किया है, स्थगित भुगतानों को सुविधाजनक कर दिया है, इनको कर पाना अब संभव हो गया है। तो ये तो थे मुद्रा के सहायक कार्य। अब बात करते हैं मुद्रा के आकस्मिक कार्यों के लिए, यानी कि कॉन्टीजेंट फंक्शंस। तो मुद्रा के आकस्मिक कार्य क्या हैं। अब ये आकस्मिक से क्या मतलब हुआ हमारा, ठीक है। आकस्मिक कार्य क्या है कि ऐसे कार्य जो मुद्रा समय के अनुसार जिस तरह की ज़रूरतें होती हैं उनके हिसाब से उनको करती चलेगी, अपने आप को अपडेट करती चलेगी। मुद्रा में वो सब चीज़ें डेवलपमेंट के साथ अपने आप आती चलेगी। तो इसलिए मुद्रा के कार्यों में भी विविधता आ गई। तो जो आकस्मिक कार्य हैं उनमें सबसे पहला कार्य क्या है, आय का मापन और वित्त। तो मुद्रा के द्वारा ही ये संभव हो पाया है कि हम कोई भी देश, कोई भी अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय को माप सकती है। और जो राष्ट्रीय आय हैं
उसका वितरण किस प्रकार से हो रहा है। वितरण होने से मतलब ये है कि उसका वितरण कैसा है, समान है, असमान है, मतलब कि अमीर और गरीब के बीच में अगर डिफरेंस ज़्यादा है कि एक आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा थोड़े से लोगों के पास है और आय के जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत बड़ा प्रतिशत है जनसंख्या के, उसके पास आय का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आय का वितरण असमान है। तो अगर आय का वितरण असमान है तो इसका मतलब उस अर्थव्यवस्था के अंदर विकास कम है, नहीं है, क्योंकि आय का वितरण असमान होना जो है वो किसको शो करता है कि वहाँ पर विकास उतना नहीं हुआ है। तो अब ये जो चीज़ें हैं जिनके लिए हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है कि जो भी उत्पादन के साधन हैं उन साधनों ने पूरे एक वर्ष के अंदर जो भी साधन सेवाएं दी हैं उन साधन सेवाओं के बदले में जो से लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी के रूप में जो मिला है उसको जोड़ करके राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें यानी मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज, इसका मापन किस में हो रहा है, मुद्रा में हो रहा है। तो मुद्रा है तभी राष्ट्रीय आय का मापन भी संभव हो पाया है और तभी राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में हम ये कह पाते हैं कि राष्ट्रीय आय का वितरण समान है या असमान है। उसी आधार पर हम ये कह पाते हैं कि कोई अर्थव्यवस्था विकसित है, विकासशील है या फिर वो अल्प विकसित है। अब बात करते हैं दूसरे आकस्मिक कार्य की, वो है उपयोगिता का मापन। तो जो उपयोगिता है, उपयोगिता भावगत होती है, ठीक है। उपयोगिता क्या है कि किसी भी वस्तु का वो गुण जो हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करता है, किसी आवश्यकता को पूरा करता है। अब जो उपयोगिता है वो होती है भावगत। भावगत का मतलब क्या है कि वो भाव से संबंधित है, यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कोई एक वस्तु मेरे लिए जितनी उपयोगी है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी उतनी ही उपयोगी हो। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति शराब पीता है, दूसरा शराब नहीं पीता, तो जो शराब है या जो अल्कोहल है वो उस शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है, लेकिन ना पीने वाले के लिए वो बिल्कुल गैर उपयोगी है। तो ये भावगत होती है। अब जो चीज़ें भावगत हैं उनको उसको माप पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम नहीं माप सकते भावों को, हम नहीं माप सकते कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, इसका कोई मापन नहीं है क्योंकि ये भाव है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कि एक व्यक्ति कोई सेब खाता है तो वो नहीं कह सकता कि सेब से उसको कितनी मात्रा में उपयोगिता मिली। वो ये कह सकता है कि हाँ मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, या कम मीठा था, ज़्यादा मीठा था, या खट्टा था, कुछ भी इस तरीके से कह सकता है, पर वो ये नहीं कह सकता कि कितनी उपयोगिता मिली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मात्रा के रूप में नहीं बता सकता है। तो फिर उपयोगिता का मापन कैसे होगा? और अगर उपयोगिता का मापन नहीं होगा तो फिर जो उपयोगिता के नियम हैं कि उपयोगिता अधिकतम होनी चाहिए। हम तो जब मतलब कि उपभोक्ता के संतुलन की बात करते हैं तो कहते हैं उपयोगिता अधिकतम होनी चाहिए। अब जिसको मापा नहीं जा सकता उसको अधिकतम कैसे करेंगे? तो जो उपयोगिता का मापन है वो भी किसके रूप में किया जाता है? मुद्रा की इकाई के रूप में ही किया जाता है। और कि अब वो कैसे किया जाएगा मुद्रा की इकाई के रूप में? तो कहते हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए कितनी कीमत देने को तैयार है, यानी कि वो उसके लिए कितना पे करने को तैयार है, उसे हम कहेंगे कि वो उसकी उपयोगिता है। ठीक है, कि एक व्यक्ति है जो कि जैसे अभी हमने शराब का एग्जाम्पल लिया, अल्कोहल का लिया, कि अगर सामने एक बोतल जो है कि वो अल्कोहल की है, जो एक अल्कोहल का सेवन करने वाला व्यक्ति है वो उसके लिए हो सकता है 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये दे देगा। तो क्या हो गया कि वो उसके लिए उसकी उपयोगिता होगी। तो उसकी उपयोगिता को हम ये कह सकते हैं कि उस जो अल्कोहल की बोतल है उस व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता 200 रुपये के बराबर है। ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति की जो अल्कोहल नहीं लेता है तो उसके लिए वो उसके लिए कुछ भी पे करने को तैयार नहीं है, तो उसके लिए उसकी उपयोगिता क्या हो गई? शून्य हो गई। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि वो व्यक्ति ये सोचे कि चलो ले लें और बाद में किसी और को बेच देंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। खैर ये मजाक की बात है। एनीवे, तो यानी कि हम मुद्रा को किस में माप सकते हैं? हम मुद्रा को माप सकते हैं
हम मुद्रा को जो उपयोगिता है उसको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, यानी कि किसी वस्तु के लिए कोई व्यक्ति कितनी कीमत चुकाने को तैयार है मुद्रा के रूप में, वो उसकी उपयोगिता कही जा सकती है। और इसी आधार पर हम जो है उपयोगिता के अधिकतमीकरण की बात भी कर सकते हैं कि अधिकतम उपयोगिता कहाँ पर प्राप्त हो रही है। फिर जो तीसरा जो आकस्मिक कार्य है यानी कंटिजेंट फंक्शन है वो है साख का आधार। तो जो साख है यानी कि ऋण देना, लेना, चेक, ड्राफ्ट, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो साख से संबंधित है, साख निर्माण से संबंधित है, ये सभी उपकरण तभी काम करते हैं जब मुद्रा है। यानी अगर हम बात करें तो बैंकिंग प्रक्रिया का आधार क्या है? मुद्रा है, चाहे मुद्रा का कोई भी रूप क्यों ना हो। ठीक है, हमने इससे पहले की वीडियोस में बात की है कि मुद्रा के कितने रूप हो सकते हैं, तो मुद्रा का कोई भी रूप क्यों ना हो, बैंकिंग प्रक्रिया का पूरी की पूरी बैंकिंग प्रक्रिया का जो आधार है वो क्या है? मुद्रा है। तो इसलिए जो साख का आधार है वो भी मुद्रा है, तो मुद्रा साख के आधार के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त जो चौथा कार्य है मुद्रा का वो है तरलता। मुद्रा क्या करती है? जो पूंजी है उसको तरलता प्रदान करती है। तरलता का मतलब क्या होता है? पहले तो हम ये समझें कि तरल का मतलब क्या होता है। तरल का मतलब है कि कोई भी वो चीज़ जो किसी दूसरे रूप में बड़ी आसानी से परिवर्तित हो सकती है उसको हम कहते हैं तरल। ठीक है, जैसे मुद्रा है वो किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकती है। हमने पेन खरीद लिया तो वो पेन के रूप में है मेरे पास, तो उसका रूप परिवर्तित हो गया। अगर उससे पुस्तक खरीद ली तो वो पुस्तक के रूप में, जूते खरीद लिए तो जूतों के रूप में है। तो क्या है कि उसमें तरलता है। तो जो मुद्रा है वो पूंजी को तरलता प्रदान करती है। जैसे कि हम ये कहें कि जो धन का संचय करना है वो मुद्रा की वजह से ही अधिक सुविधाजनक हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो धन का संचय है वो किसी भी रूप में कर सकता है। जैसे कि ज़मीन ले सकता है, बॉन्ड्स ले सकता है, सिक्योरिटीज़ ले सकता है। क्यों? क्योंकि इनको बेच करके बाद में वो धन प्राप्त करके अगर उसे ज़रूरत पड़ती है तो उसके रूप में लेन देन बड़ी आसानी से कर सकता है। क्यों? क्योंकि इन सब को बड़ी आसानी से नगद मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और नगद मुद्रा से फिर क्या किया जा सकता है? जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम उसको किसी भी अन्य रूप में बड़ी आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। इस चीज़ को आप इस तरीके से समझिए कि अगर हम ये कहें कि भाई अगर किसी व्यक्ति के पास ज़मीन है और उसे कोई वस्तु चाहिए तो ये आसान नहीं है कि वो उस ज़मीन के टुकड़े से डायरेक्टली कोई लेन देन कर पाए, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो क्या कर सकता है? उस ज़मीन के टुकड़े को बेच करके मुद्रा में कन्वर्ट करके, यानी कि नगद मुद्रा में कन्वर्ट करके उस नगद मुद्रा से कोई भी चीज़ खरीद सकता है, तो वो उसको बड़ी आसानी से उसमें परिवर्तित कर सकता है। तो इस तरीके से मुद्रा क्या करती है? पूंजी परिसंपत्तियों को तरलता प्रदान करने का कार्य करती है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तो फंक्शंस ऑफ मनी में इतना ही। आगे फर्दर वीडियोज़ में हम इससे रिलेटेड अन्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ इससे जानकारी प्राप्त हुई है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।